हाँ जी। देखिए, अप्रोचेस में मैंने मॉर्गनथॉ पढ़ा दिया है पूरा, और हिस्टोरिकल भी पढ़ा दिया है। ये सब शॉर्ट नोट्स के रूप में आ सकता है। जैसे मैंने कहा कि जो पहली यूनिट है, पहली यूनिट में 3 तरह के क्वेश्चंस है ना। एक तो सीधा पूछ देगा कि वो नेचर एंड स्कोप, या फिर वो मॉर्गनथॉ हो, और दीज अप्रोचेस। तो 5 साल का क्वेश्चन देख लेना। तो फर्स्ट वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द बैलेंस ऑफ अप्रोच, द बैलेंस ऑफ पावर अप्रोच, शक्ति संतुलन का दृष्टिकोण। यह दृष्टिकोण पश्चिमी जगत में 17 से लेकर 19 सेंचुरी तक था। 20वीं सदी के प्रारंभ में भी यूरोप की राजनीति का आधार शक्ति संतुलन ही था। इस समय एक और इंग्लैंड, फ्रांस और रूस ने त्रिदलीय समझौता कर रखा था, तो दूसरी ओर जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया हंगरी ने अपनी संधि कर रखी थी, जो प्रथम विश्व युद्ध तक बनी रही। ये सब अपन ने पढ़ा हुआ है। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात अमेरिका ने यूरोप की शक्ति संतुलन व्यवस्था में भाग लेने से मना कर दिया, और इसी कारण बहुत सीमा तक उस समय शक्ति संतुलन पुनः स्थापित नहीं हो सका, और ये संतुलन टूट गया। शक्ति संतुलन व्यवस्था विश्व में यथास्थिति बनाए रखती है। इसमें राष्ट्र एक दूसरे पर प्रभुत्व स्थापित करना चाहते हैं, इसके लिए संधियां और प्रतिसंधि करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जगत में संतुलन और स्वामित्व की स्थापना के लिए राज्य संतुलक की भूमिका, बैलेंसर की भूमिका निभाते हुए दिखते हैं। हाँ, पर यह बात ज़रूर सच है कि जो ही एक पक्ष अपेक्षाकृत अधिक शक्तिशाली हो जाएगा, तो परिणाम स्वरूप संतुलन फिर बिगड़ जाएगा और संघर्ष की संभावना फिर बढ़ जाएगी। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात से लेकर 1990 तक अमेरिका और सोवियत संघ दो गुट थे। ये सब पूरा शीत युद्ध में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। अब सोवियत संघ के जाने के बाद 91 ये सब पढ़ा हुआ है। अमेरिका एक ध्रुव रह गया है और शक्ति संतुलन बिगड़ गया है। शक्ति संतुलन व्यवस्था के 3 लाभ निम्न प्रकार के हैं। पहला, राज्यों की स्वतंत्रता बनी रहती है, विश्व में बहुराज्य व्यवस्था बनी रहती है, और युद्धों की पुनरावृत्ति को रोका जा सकता है ना। अब शक्ति संतुलन के नियम, कि यदि राज्य शक्ति संतुलन के विशेष नियमों का अनुसरण करते रहे तो उसके लाभ भी मिलते रहेंगे। ये 3 नियम निम्न प्रकार के हैं। पहला, आवश्यकता अनुसार राज्य द्वारा अन्य राज्यों के संबंधों में परिवर्तन की क्षमता बदली हुई परिस्थिति और युद्धों के संकट को देखते हुए अपनी सैद्धांतिक आस्थाओं और अन्य वायदों के विचार को भी त्यागना पड़ सकता है। दूसरा, किसी अन्य राष्ट्र द्वारा अपने राष्ट्रीय हित और शक्ति संतुलन को भंग होने से बचाने के लिए राज्य की युद्ध के लिए तत्परता। तीसरा और अंतिम, युद्ध में शत्रु राष्ट्र को सदैव के लिए पूर्ण संहार से बचाना, अन्यथा शक्ति रिक्तता उत्पन्न होने से विदेशी ताकतों का हस्तक्षेप होने लगेगा और युद्ध की संभावना बढ़ जाएगी, है ना। साथ ही इस स्थिति में पराजित राज्य विजेता राज्य के लिए लाभकर सिद्ध हो सकता है। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात यूरोप में जर्मनी और इटली के हार जाने से रूस का प्रभाव बहुत बढ़ गया, और एशिया में जापान की पराजय से साम्यवादी चीन का प्रभाव बहुत बढ़ गया। तो ये कुछ हो गए बैलेंस ऑफ पावर के नियम, है ना। तो ये शक्ति, ये देखिए शॉर्ट नोट्स में आने की संभावना है।
और शॉर्ट नोट्स का लॉजिक वही पुराना होता है कि एक क्वेश्चन जो हम मानते हैं आइडियल 6-7 पन्नों का, तो अगर 2 पूछा तो 3 पन्ना, है ना, पर 3 पन्ना ही लिखना। तो ये देखिए, अगर ऐसा कुछ फंस रहा है तो आपको इस प्रकार से इस बैलेंस ऑफ पावर को और बाकियों को। दूसरा आ गया इक्विलिब्रियम, है ना। मैं छोटे छोटे बना दे रहा हूँ, एक लंबा ऑडियो होने से ना सुनने की इच्छा खत्म हो जाती है, आई नो। तो ये बैलेंस ऑफ पावर हो गया, उसका मैं इक्विलिब्रियम, बाइपोलर, पॉलिसी साइन, बिहेवियरल, ऐसे से बना दूँ छोटे छोटे।